हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। टेस्ट सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी और आज की डेट में हम पर्यावरण को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम बाइफरकेट करके एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो हम आपको अपना पीपीटी दिखा देते हैं, अपना पीडीएफ जो है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। तो आप पीडीएफ हमारा देख लीजिए एक बार। और इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कॉन्टिन्यू और बहुत बार रिपीट हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, तो वो आने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ एग्ज़ाम एंड विद ज्योति के साथ बने रहिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमारा। तो आइए हम आप स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पर्यावरण के बारे में हम समझते हैं पहले। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण। हमारे चारों तरफ जो आवरण है, एक अम्ब्रेला हम समझ सकते हैं, एक वायुमंडल समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पर्यावरण का पार्ट है। यानी हमारे चारों तरफ, परि मीन्स चारों तरफ, आवरण मीन्स एक तरह से अम्ब्रेला आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं पर्यावरण को लेकर हम डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। अगर हम आपको बताना चाहें तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी 1% में अदर गैस हैं आपकी। तो आगे हम देखते हैं, परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्राकृतिक परिवर्तन वनस्पति में, जिसमें जल प्रिय पौधे यानी वाटर लविंग प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स वह हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है, यानी इनमें नमी ना होने के कारण। और नमी क्यों नहीं रहती है? इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जो ज़मीनें हैं वो अनफर्टाइल होती जा रही हैं, एक बैरन टाइप उसमें बंजर भूमि होने लगी है और पानी का स्तर, भूजल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो इसी सब वजह से जलवायु आर्द्रता भी कम हो रही है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से यानी 1991 से दिया जा रहा है। अतः नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना, नगरीकरण होना, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण होना या संतुलित विकास होना पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। पेड़ों को का काटा जाना दिन प्रतिदिन, सड़कें बहुत ज़्यादा बन रही हैं जहाँ पे पेड़ लगे हुए थे। तो ये सब चीज़ें जलवायु को और इसके बाद में हमारे इकोसिस्टम को यानी पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। W.M. एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट, ये क्वेश्चंस आया हुआ है तो आप लोग इसको माइंड में रख के चलेंगे। यानी W.M. एडम्स द्वारा हरित विकास एक पुस्तक लिखी गई है। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था, यानी 1990 में प्रकाशित हुआ था। एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, जिसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछता है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट किसकी पुस्तक है, तो एल्सवर्थ हटिंगटन के द्वारा ये लिखी गई है 1915 में, 1915 में। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओवा, वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। यानी 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी लॉन्च किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको फैक्ट है, इसको देख के चलिएगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम में $360 मिलियन आवंटित किए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की है, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण यहाँ पर्यावरण की भारी क्षति हुई। अक्सर आप साउथ की मूवियों में देखेंगे कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं फैक्ट्रियाँ अपना लगाने के लिए, तो वो गाँवों को चुनते हैं स्पेशली, क्योंकि वहाँ के असभ्य लोग होते हैं। असभ्य का अगर इन द सेंस की बात करें तो इलिटरेसी उनमें, गाँव के लोगों में शहरों की अपेक्षा लिटरेसी दर कम होती है, तो वो लोग थोड़े पैसों में अपनी ज़मीन उनको दे देते हैं, जिसको हम कारपोरेट सेक्टर बोलते हैं। कारपोरेट सेक्टर जो होता है अपना विस्तार फैला के और देश को पूंजीवाद की तरफ उसको अग्रसित करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन हो रहा है। यहाँ पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। पंजाब की मार्कपेड और इजराइल के सयाग के बीच में, आगे देखते हैं, पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गईं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीन डेस्क 2014 के अनुसार भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ अस्थायी विकास के लिए मिश्र शन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगीकरण और पौधे कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। इम्पॉर्टेंट ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये फैक्ट आता है हर एग्जाम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। ध्यातव्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2017 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय था प्रकृति से लोगों को जोड़ना, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। अभी 2 दिन बाद 5 जून आने वाला है, तो इस साल की जो 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, जिसमें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में सहयोग देना, नाजुक दौर से गुजर रहे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण जैसी बातें शामिल हैं। और अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछा जाएगा कि 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। तो यह थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। आगे हम आइए देखते हैं। और इसका जो वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय थीम था, यानी प्लास्टिक प्रदूषण पर विजय प्राप्त करो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था। और इस साल पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है 2021, यानी 5 जून 2021 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। तो और ये पर्यावरण दिवस जो होता है, इस दिन का मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस दिन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन लोगों को पेड़ों को संरक्षित करने, पेड़ पौधे लगाने, नदियों को साफ रखने की सलाह दी जाती है।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हम सभी जानते हैं कि 1972 में ये दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे बात करें कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो जो अधिनियम आए थे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी हम इसको पहले लेक्चर में अपने हम पढ़ा चुके हैं। 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको नोट करिएगा, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, और इसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 को पारित किया गया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए आगे देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी शब्द रखे जाएंगे। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। और हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटी के 51 की जी में 51A के जी में भी पर्यावरण को संतुलित रखने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा नदियों, तालाबों, पोखरों, झरनों आदि को स्वच्छ रखने का प्रावधान सम्मिलित है। यानी ये हमारे भारत के नागरिक को मिली है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि अपने चारों तरफ हरियाली लाइए, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाइए। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाओ एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामले में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करने में मदद करेंगे। न्यायाधिकरण को यह आदेश है कि आवेदनों और याचिकाओं को उसके मिसिलबंदी यानी फिलिंग से 6 माह के अंदर निपटाया जाए। अब हम थोड़ा सा एक सम्मेलन है जो बेहद महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आइए हम इसको देखते हैं। वर्ष 1922 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी।
एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि रियो+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 एवं रियो 20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में और 20 और 22 जून 2012 के मध्य में संपन्न हुआ। रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग, जो एक दक्षिण अफ्रीका का शहर है, आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वो द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन आदि शामिल किया गया। अब हम एजेंडा 21 की बात करेंगे। एजेंडा 21 में क्या है? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यानी जो हमारा एजेंडा 21 था, इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में क्या क्या वर्क हुआ था। 20वीं वर्षगांठ में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 लागू हुआ। समझौता इसमें एजेंडा 21 के ऊपर था। 5 वर्ष इस पर समीक्षा हुई। फिर इसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन 5 यानी उस वर्ष 1997 में लागू किया गया। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडे को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना, यह हो गया पहला। दूसरा है आपका विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या को नियंत्रण करना, यह आपका दूसरा हो गया। तीसरा है आपका पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने हेतु बल देना। चौथा है आपका सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराना। ये इतनी चीज़ें एजेंडा 21 के अंतर्गत आती हैं। अब आइए हम आपको प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन पे अगर हम विचार करें तो धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया। क्या ये सही है? अगला हम देखते हैं दूसरा जो ऑप्शन है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत है। आपका दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 116। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में इसको 117वां स्थान मिला है। यह स्कोर 61.9 के साथ
जो है स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 80 यानी 80वां, श्रीलंका को 94वां, नेपाल को 96वां यानी 96, बांग्लादेश को 109 तथा पाकिस्तान को 134 स्थान प्राप्त हुआ है। यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं हमसे आगे हैं। तो अगर हम सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करें, 2020 की बात करें, तो 2020 में इस सूचकांक में 117वां स्थान मिला था और 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN और बल्समैन स्टीफिंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य 2020 में 166 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और इसके पश्चात डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, फिनलैंड तीसरे स्थान पर है, फ्रांस चौथे स्थान पर है तथा जर्मनी 5वें स्थान पर है। अब आइए हम आगे देखते हैं। धारणीय विकास, अगला क्वेश्चन, धारणीय विकास यानी धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी उसकी गुणवत्ता है, उसकी फर्टिलिटी में कोई समस्या ना आने पाए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये किस पे आधारित था, इसको लेके हम चर्चा करेंगे। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और ये ब्राज़ील में शुरू हुआ था, आप सभी जानते हैं 1992 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। तीसरा है आपका यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। या फिर आपका डी ऑप्शन है ए और बी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका है ए, यानी यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हम सभी जानते हैं रियो डी जेनेरियो। हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई, ये आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी यानी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है जो आविर्भूत हुई है। तो इसका ऑप्शन से पहला जोहान्सबर्ग में 2002 के साधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। तीसरा ऑप्शन आपका पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के कन्वेंशन में। और चौथा आपका ऑप्शन है नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो आपका IS प्री 2018 में क्वेश्चंस पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला आइए हम देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1958 नागपुर में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
रियो अर्थ समिट यानी 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, जैव विविधता पर अभिसमय यानी CVD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी UNFCCC, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि संक्रमण को लेके हमारा देश 2 साल से जूझ रहा है, तो इन सब क्वेश्चंस की आने की पूरी उम्मीद है। तो इसका ऑप्शन है जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। तीसरा ऑप्शन है पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। चौथा ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आविर्भूत हुआ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1958 नागपुर, हमें ऑलरेडी बता चुके। NEA से क्या आशय है? इसका मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी NEAA है, और NEAA का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं के श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विभाग विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका UNEP का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो 1986। अब ये आंसर तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, इतनी बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं, 1986। तो आप लोगों के माइंड में एकदम बैठ गया होगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पर्यावरण सुरक्षण अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2021 की जो मैंने थीम बताई है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और जो जो चीज़ें मैंने जितने जितने एक्ट हमने आपको पढ़ा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एज इट इज़ पूछा जाएगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस थे।
बाकी हम अपने एंड से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग हमारे चैनल एग्ज़ाम हंट विद ज्योति के साथ में जुड़े रहिए और अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।